सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का भूगोल अपने कवर कर रहे थे, जिसमें अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका एक पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था कि किस प्रकार से अपने मरुस्थल का निर्माण हुआ, किस प्रकार से भाग है, कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। आज दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान का, सीईटी हो, पशु परिचर हो या स्टेनो हो, आपको अपनी तैयारी अभी से मजबूत रखनी पड़ेगी। इसके साथ आरएएस या एएसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ अपने डिटेल से कर रहे हैं आज अपने दोस्तों। इसमें राजस्थान के जो जितने भी बालू का स्तूप है, इसका एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कन्फर्म आता है, वो कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी बालू का स्तूप है जानेंगे, ये टॉपिक इसी से में ही है। अब बालू का स्तूप में बारे के पढ़ने के बाद अपने है ना, जो जितने भी भाग है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब मरुस्थलीय प्रदेश को भी आगे भागों में बांट दिया गया 4, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हर चीज़ जानेंगे अच्छे से। लास्ट लेक्चर में दोस्तों अपनों ने क्या है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे देखो जलवायु कैसी है, लंबाई चौड़ाई, कितना भाग, क्षेत्रफल याद रखना आपको सारा। ठीक है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, कौन से युग में बना, जनसंख्या कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आज अपने दोस्तों जो बात करेंगे वो बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप है आपके एग्जाम में कन्फर्म आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं साथ में आपके बताता चलता हूँ। अब देखो, सभी को पता होगा दोस्तों कि ये वाली जो समवर्षा रेखा है, जो अरावली के बिल्कुल यहाँ पे पास से गुजरती है, ये है एक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये पूछा जाता है बहुत बार। और जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। ये कौन सी है? ये आपके दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो राजस्थान में आगे अपने पढ़ेंगे, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अभी अपने बात कर रहे हैं, और चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। जो अपना ये है लूणी बेसिन हो गया, शेखावटी प्रदेश हो गया, ठीक है, और ये आपका घग्गर का मैदान होगा। ये तीनों चारों भाग इसके हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अलावा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये सारी चीज़ें अपने जानेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं अपने बालू का स्तूपों से। तो जो बालू का स्तूप है, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं बालू का स्तूप की ही। बालू का स्तूप जिन्हें बोलते हैं दोस्तों सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो बालू का स्तूप है, ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं, पहली बात आती है बनते कैसे हैं। ये बनते हैं दोस्तों, जो मिट्टी है या मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण के प्रतिफल से। मिट्टी के अपरदन व निक्षेपण के प्रतिफल से आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा अच्छे से फोटो वगैरह में कि किस प्रकार का दिखता है। को जो भी बालू का अपन पढ़ेंगे स्तूप, अनुदैर्य है, अनुप्रस्थ है, सारे के बारे में जानेंगे। तो ये जो बनता है बालू का स्तूप दोस्तों, अब यहाँ पे जो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अपने। जैसे सभी साइड में जाओगे तो कोई टिब्बा बोलता है, कोई टिल्ले, कोई दोरे बोलता है। और जैसलमेर में इसको दरियन के नाम से बोलते हैं। किस नाम से? दरियन के नाम से बोलते हैं। अब इन्हें टिल्ले भी बोलते हैं। टिल्ले हो गया, ठीक है, टिब्बे, दोरे, धरती दोरारी, और दरियन, एक ही बात है सारा ये। जैसलमेर में इन्हें दरियन के नाम से जाना जाता है। टाइप इनके अलग अलग होते हैं। देखो, एक तो पवन की दिशा के अनुसार इन्हें अलग विभाजन किया गया। अपने तो एक साथ ही पढ़ेंगे सारे, क्योंकि अपने को ऐसे नहीं पूछता किस अनुसार। और एक आकृति के अनुसार भी इन्हें विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जो अपने बात करेंगे, इससे पहले मैं थोड़ा सा अलग स्लाइड ले लेता हूँ, जिसमें अपने अनुदैर्य को जानेंगे कि अनुदैर्य बालू का स्तूप किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुदैर्य।
अब जो एक चीज याद रखनी है, जो अनुधेरे आपका बालू का स्तूप होगा दोस्तों, वो पवनानुवर्ती भी कहलाएगा। ये सारे नाम इसके याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पवनानुवर्ती भी इसे ही बोलेंगे और रेखीय भी इसे ही बोलेंगे। तो ये तीनों एक ही बात है, अनुधेर्य, पवनानुवर्ती और रेखीय, तीनों की तीनों एक ही बात है। और इसके बारे में आप बात करें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी ऊंचाई कितनी होती है। ऊंचाई की बात करें तो 10 से 60 मीटर, 10 से 60 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसके अलावा दोस्तों हवा की बहाव की दिशा के अनुरूप बनते हैं। कैसे बनते हैं? हवा की बहाव की दिशा के अनुरूप, बहाव की दिशा के अनुरूप बनेगा। और दोस्तों अगर बात करें तो मेन ये आपको सर्वाधिक विस्तार इसका जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में मिलेगा। देखो इस प्रकार का होता है पवनानुवर्ती, आपको दिख रहा होगा इसकी डायरेक्शन, ठीक है, पूरा रेखीय इस प्रकार का होता है। ये कौन सा है? अनुधेर्य है, या पवनानुवर्ती या रेखीय, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुधेर्य, अनुधेर्य बालू का स्तूप है। अब अनुधेर्य के अंदर ही है ना, इसके तीन प्रकार भी आते हैं। मतलब एक पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सीफ किसका प्रकार है, तो वो इसी का ही प्रकार है, सीफ। दूसरा इसका एक प्रकार आ जाता है दोस्तों वनस्पति युक्त रेखीय, वनस्पति युक्त रेखीय, और पवन विमुख रेखीय, पवन विमुख रेखीय, ठीक है। तो ये तीनों किसके प्रकार है? अनुधेर्य के। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ किस प्रकार का बालू का स्तूप का प्रकार है, तो अनुधेर्य का ही वो एक टाइप आ जाता है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेन ये जगह ही पूछी जाएगी। सर्वाधिक विस्तार की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पिछली स्लाइड में लिख देता हूँ, थोड़ा पेस अच्छा है यहाँ पे। देखो सर्वाधिक विस्तार तो इसका आपको मिल जाएगा कहाँ पे? सर्वाधिक विस्तार ये मिल जाएगा आपको जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में। और दोस्तों जो गंगानगर का सूरतगढ़ है ना, वहाँ तो लगभग आपको सारे प्रकार के जो है मिल जाएंगे, एक आधे को छोड़ के। अब इसके अलावा ये कहाँ पे मिलेगा? जोधपुर ग्रामीण, वर्तमान के अनुसार बात करें तो जोधपुर ग्रामीण अनुधेर्य प्रकार का जो है, इसके अलावा बाड़मेर में, ठीक है। इन जगहों पे आपको मिलेगा। मेन ये जगह ही पूछी जाती है आपके एग्जाम में, यही बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मेन जो पूछी जाएगी आपसे जगह पूछी जाएगी। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं, बरखान, या उसे कहते हैं अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। या कई जगह आपको ये बरछान भी लिखा मिल जाएगा, उससे तो आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। देखो अगर अपने बात करें इसकी ऊंचाई की, सबसे पहले पहले आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको अर्धचंद्राकार। देखो अगर अपने इसका नाम से ही देखें तो आधा चांद बन रहा है यहाँ पे, देखो पूरी शेप यहाँ पे, ये वाली देखो, ये क्या है? अर्धचंद्राकार वाला का स्तूप है। शेप भी इसकी अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार कह सकते हो, बरखान कह सकते हो। मेन बरखान ही लिखा आता है आपके एग्जाम में ज़्यादातर। अगर बात करें तो सर्वाधिक गतिशील होते हैं ये, और नए जो बालू का, नवीन बालू का युक्त होते हैं, नई मिट्टी से बने होते हैं ये। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, इसकी ऊंचाई की, कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है।
ऊंचाई की बात करें तो मेन तो इसको आपको जगह याद रखनी है एग्जाम के लिए, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वही पूछी जाती है। 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है। चौड़ाई बात करें तो दोस्तों इसकी 100 से 200 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 100 से 200 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्रों में मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्रों में। पश्चिम क्षेत्रों में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा क्या याद रखनी है? मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इनका ही है, क्योंकि इनकी जो सर्वाधिक गतिशील यही होते हैं, स्पीड इनकी ज़्यादा होती है बढ़ने की। तो मरुस्थलीकरण में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक योगदान दोस्तों किस प्रकार के बालू का स्तूपों का है, सर्वाधिक योगदान, तो बरखान आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक गतिशील और नवीन बालू का युक्त कौन सा है, एक तो ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक गतिशील व नवीन बालू का युक्त, नवीन बालू का युक्त। पवन की दिशा में ढाल इसका मंद होता है और विपरीत दिशा में ढाल इसका तीव्र होता है। तो ये ध्यान रखना, जो इसकी पवन की दिशा है, पवन की दिशा में जो ढाल होगा वो होगा मंद, और विपरीत दिशा में जो ढाल होगा वो दोस्तों किस प्रकार का होगा? तीव्र ढाल होगा इसमें। अगर अपने अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की बात करें तो इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है, वो आ जाता है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। जो बार बार आपके एग्जाम में अर्धचंद्राकार का ही पूछा जाता है। अगर बात बताऊं तो आपको देखो, सबसे पहले ये मिलेंगे आपको बालेरी चूरू में, बालेरी चूरू में। वैसे तो मेन सारी जगह पे मिल रहे हैं ये। देखो दूसरा यहाँ पे जैसलमेर में, तीसरा नीम का थाना जिले में। पहले अपने इसको नीम का थाना सीकर पढ़ते थे, अब नीम का थाना खुद अलग जिला बन गया। चौथा दोस्तों यहाँ पे सूरतगढ़ में। ठीक है, सूरतगढ़ में अगर किसी को देखने हो तो मैं दिखा दूंगा, आ जाना। लूणकरणसर में, लूणकरणसर में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों करणी माता देशनोक बीकानेर में, लूणकरणसर भी बीकानेर जिले में पड़ेगा। करणी माता देशनोक, देशनोक में ही है करणी माता का मंदिर, बीकानेर। इसके अलावा दोस्तों जो बाड़मेर है, बालोतरा है, बालोतरा भी अलग जिला बन गया, बाड़मेर बालोतरा। ओसियां जोधपुर, जयपुर जोधपुर ग्रामीण डीडवाना कुचामन, जोधपुर ग्रामीण में डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में। तो इनकी ये सारी जगह आपको याद रखनी है कि अर्धचंद्राकार या बरखान जो बालू का स्तूप है कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अपने नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? अब अपने बात करेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में आपको ऊंचाई पता होनी चाहिए कि ऊंचाई इसकी 10 से 40 मीटर होती है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी हो जाएगी 10 से 40 मीटर। मेन आपको इसमें जगह याद रखनी है कि कौन से प्रकार का बालू का स्तूप कहाँ मिल रहा है। वायु पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों। जो अनुप्रस्थ के बारे में बात पूछी जाती है ना आपसे,
वो यही पूछी जाती है कि ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, पवन या वायु। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो यही है मेन। पवन कह लो या वायु कह लो, एक ही बात है। पवन या वायु की दिशा के समकोण पर बनता है, वायु की दिशा के समकोण पर बनता है। ये जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है पार्ट। निर्माण की बात करें तो दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने पर इसका निर्माण होता है। अगर अपने बात करें इसके निर्माण की, दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये देखो आप फोटो में देख सकते हो, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ये इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो पवन की चलने की दिशा के समकोण पर ये बनेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, ये कौन सा है, सबसे पहले अपने लिख लेते हैं यहाँ पे, अनुप्रस्थ प्रकार का है। अब जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, पुगल बीकानेर में। कहाँ मिलेंगे, पुगल बीकानेर, पुगल बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, रावतसर में मिलेंगे, हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप, क्योंकि ये वाला यहाँ पे एक आधा ही है जो रावतसर साइड में मिल रहा है। सूरतगढ़ में मिलेगा, सूरतगढ़ गंगानगर जिले में। इसके अलावा चूरू और झुंझुनू में भी ये आपको मिलेंगे, चूरू व झुंझुनू जिलों में। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों बालू का स्तूप की, अब आ जाते हैं आपके आकृति के अनुसार। तो आकृति के अनुसार आपका सबसे पहला आता है यहाँ पे तारा बालू का स्तूप, ठीक है। ये क्या है, तारा बालू का स्तूप, मतलब स्टार सैंड ड्यून। आपको आकृति में दिख रहा होगा, इसकी आकृति भी तारे जैसी ही है। जिसकी दिशाएं है ना एक से ज़्यादा और निकली होती है ना, उसको तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इनकी दिशाएं हैं एक से ज़्यादा और इधर 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 ऐसे निकली हुई है, और एक दूसरे से ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से ना कनेक्ट रहते हैं। तो ये भी इसकी खास बात है तारा बालू का स्तूप। एक से अधिक भुजाएं हवा की दिशा और निकली होती है, एक से अधिक भुजाएं, अधिक भुजाएं हवा की दिशा की ओर निकली होती है, निकली होती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10 से 25 मीटर ऊंचाई। जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण में, गंगानगर सूरतगढ़ में आपको दो ही जगह पे आपको तारा बालू का स्तूप मिलेंगे। अब बात करें कहाँ मिलेंगे, आपको ये याद रखना है मेन, कहाँ मिलेंगे। तो जैसलमेर में तो मोहनगढ़ पोखरण, तो कई जगह आपको ये सोहनगढ़ भी मिल जाएगा, मोहनगढ़ पोखरण में। और श्री गंगानगर में आपको कहाँ पे मिलेंगे, सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर जिले में, सूरतगढ़ में, ठीक है। श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, श्रृंखलाबद्ध, ये हमने जान ही लिया, बाकी ये याद नहीं रखना आपको। श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। मेन तो आपको ये जो जगह है ना यही पूछेगा एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछेगा तारा बालू का स्तूप के बारे में, कि कहाँ मिलते हैं आपको तारा बालू का
तो इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों तो आ जाता है पैराबोलिक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा फोटो में, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक या परवलिक जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से ही होती है, तो उस प्रकार से ये बन रहा है परवलिक बालू का स्तूप। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पैराबोला प्रकार का है। अब जो महिलाओं के बालों के पिन जैसी आकृति का होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस प्रकार की होती है बालों की पिन। ठीक है, ऐसा ही होता है, यहाँ पे आकृति देख रहे होगे उस प्रकार से ये बन रही है यहाँ पे आकृति भी, ये देखो। और पैराबोला जो होता है ना दोस्तों, जब एक्स और वाई एक्सिस पे अपने ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे बनता है। तो ये ध्यान रखना, पैराबोलिक महिलाओं के बालों की पिन जैसी आकृति, मेन जो याद रखना यही है कि महिलाओं के बालों की पिन जैसी आकृति, पिन जैसी आकृति होती है, बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। कैसे बनते हैं? बड़ी वनस्पति के अवरोध से। इसके अलावा दोस्तों इसका जो वक्र होता है वो पवनानुमुख होता है, पवन की ओर, और ढाल होता है वो पवन के विमुख होता है। इसका जो वक्र की बात करें पवनानुमुख, और इसका जो ढाल मिलेगा आपको वो पवन विमुख मिलेगा, पवन के उल्टी दिशा में। जोधपुर, झुंझुनू, नागौर में ये मुख्यतः आपको मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? जोधपुर, झुंझुनू और नागौर। ठीक है, मुख्यतः इन तीन जगहों पे मिलेंगे। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों नेटवर्क बालू का स्तूप की। किसकी? नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप। अब जो नेटवर्क बालू का स्तूप है दोस्तों, ये थार मरुस्थल के उत्तर पूर्व भाग में पाए जाते हैं। मेन कहाँ पे पाए जाते हैं? थार मरुस्थल के उत्तर पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व भाग में मिलेंगे। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब अवरोधी बालू का स्तूप के बारे में अब पढ़ेंगे। अवरोधी बालू का स्तूप, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, अवरोधी बालू का स्तूप। मेन ये क्या है कि अ, जैसे बहुत सारी, अब इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं कि ये वनस्पति वगैरह के अवरोध से, बहुत सारी ऐसी चट्टानें हो सकती है या और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह इनके अवरोध के कारण बन सकते हैं। तो मेन जो आपको याद रखना है, अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको पुष्कर, बुड्ढा पुष्कर, ये याद रखना है, ये पूछा गया एग्जाम में। और नाग पहाड़, अजमेर में बिचून पहाड़, बिचून पहाड़। इसके अलावा जोबनेर, जोबनेर के अलावा दोस्तों यहाँ पे कुचामन और सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में भी आपको मिल जाएंगे। जोबनेर के अलावा, 1 सेकेंड, कुचामन और सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में, हर्ष की पहाड़ियों में भी मिल जाएंगे। तो ये पहाड़ियों के अवरोध से बनते हैं, कुल मिला के बात ये है। फिर आ जाता है आपका एक और आता है सब्र काफीज, जो बनता है दोस्तों छोटी वनस्पति के अवरोध से। सब्र काफीज कैसे बनेगा? छोटी वनस्पति के अवरोध से, छोटी वनस्पति
के अवरोध से बनेगा। ठीक है, जो भी छोटे पौधे वगैरह हैं उनके अवरोध से बनता है, वो सब्र का फीज कहलाता है। तो मेन जो आपका जितने भी ये बालू का स्तूप है ये कंप्लीट हो चुके हैं। मेन इसमें जो पैराबोलिक तारा हो गया दोस्तों, अनुप्रस्थ हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बरखान सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करके करके जाना है। ठीक है, ये सारे बालू का स्तूप कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पलाया वगैरह होगी या राजस्थान के मतलब इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। सो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।